नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। राजधानी लाइव में 3 राजधानियों की खबर आपको बताएंगे और शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में कोरोना के 381 नए केस सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि इसी अवधि में कुल जो आंकड़ा है जो निकलकर सामने आया है 100 से ज्यादा है। 1189 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके हैं। अगर राजधानी में सक्रिय मामलों की बात की जाए तो इस वक्त दिल्ली में 5889 सक्रिय मामले हैं और पॉजिटिविटी जो रेट है 0.50 हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले 28 अप्रैल को सामने आए थे। बीते 28 अप्रैल को राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या 99,752 हो गई थी। राजधानी में लगातार कम हो रहे कोरोना केस के बाबत सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में छूट को लेकर कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 50% क्षमता के साथ मेट्रो सर्विस शुरू होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार सोमवार से ऑड इवन मॉडल का उपयोग करते हुए शहर में बाजार और अन्य गतिविधियों को सुचारू करेगी। हालांकि लॉकडाउन लागू रहेगा। दिल्ली मेट्रो भी आज से 50% क्षमता के साथ जो सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी और दिल्ली में कोविड की स्थिति अब नियंत्रण में है, क्योंकि 500 से कम मामले डेली सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो यहाँ पर दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.5% हो गई है। तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन आज से ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल फिर से खुलने जा रहे हैं। बाजार ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे, जो कि उनकी दुकान की संख्या के आधार पर तय होगा और सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली के सभी दफ्तर ग्रुप ए के सभी 100 अफसर काम करेंगे और बाकी ग्रुप जितने भी होंगे 50% अफसर कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन जो जरूरी सेवाएं हैं वो लगातार चलती रहेंगी। कर्मचारी जो हैं 100% उस हिसाब से काम करते रहेंगे। सभी प्राइवेट जितने भी ऑफिस हैं 50% क्षमता के हिसाब से उनमें काम होगा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम लोगों का चलता रहे, खासकर प्राइवेट दफ्तरों का। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज से दिल्ली अनलॉक हो रही है, अपडेट बताइए। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कोरोना की स्थिति थी वो बिगड़ती नजर आ रही थी, मगर आप जाकर कहीं ना कहीं सुधार होता नजर आ रहा है। और जो दिल्ली सरकार भी चाहती थी और जनता भी चाहती थी कि कोरोना के आंकड़े बिल्कुल घटते नजर आए, मगर वही स्थिति अब बिल्कुल घटती हुई नजर आ रही है। और लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर 381 करीब मामले आ चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो भी काफी हद तक घट चुकी है, यानी कि 34 के करीब उनके भी मामले आ चुके हैं। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो स्थिति सुधार में होना चाहिए था, यानी कि वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है। और लगातार कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया भी स्टार्ट की कर दी है। और लगातार कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टरों की बात करें, मेट्रो स्टेशन की बात करें, मेट्रो सर्विस की बात करें या फिर प्राइवेट मार्केटों की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं 50% यानी कि परचेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केटों को खोला जा रहा है। और लगातार कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को राहत देने की कोशिश की रही है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था लोगों की बिगड़ी हुई थी, मार्केटों की, व्यापारियों की, यहाँ तक कि आम जनता की, वो कहीं ना कहीं अब पटरी पर आ सके। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने बड़े कदम उठाते के साथ साथ ये भी कहा है कि लॉकडाउन जरूर जारी रहेगा, मगर कहीं ना कहीं लोगों को राहत भी दी जाएगी, उनका बिजनेस भी चल सके, उनकी नौकरियां भी चल सके। और बात करें सरकारी नौकरियों की तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कहीं ना कहीं सरकारी सेक्टरों में भी कह सकते हैं जो लोग बाग आते रहेंगे और लगातार कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहेंगे। मगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 50% के हिसाब से कहीं ना कहीं काम होता रहेगा और सुचारू रूप से किसी को भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं फिर दिल्ली के अंदर दोबारा से लॉकडाउन किया जाएगा, सख्ती का पालन किया जाएगा। मगर अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जनता भी यही चाहती थी कि अनलॉक किया जाए ताकि उनका भी जो रोजी रोजगार है वो चल सके। जी, 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या क्या अभी तक खुला दिख रहा है? क्या मेट्रो सर्विस सुबह से ही शुरू हो चुकी है? क्या क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें आज की यानी कि शुरुआत जो अनलॉक की गई है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं लोग बाग जो अपने घरों से सब निकल आ रहे हैं, अपने काम धंधे की तरफ नजर आ रहे हैं। और लगातार मेट्रो सेवा की बात करें तो मेट्रो सेवा भी बिल्कुल खोल दी गई है। 50% के हिसाब से लोग बाग उसके अंदर भी सफर कर सकते हैं। डीटीसी बसों की बात करें तो वो भी चालू है, मगर लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है अब वो अपने घरों से निकलना शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आपको दिख भी रहा होगा कि हमारे पीछे लगातार जो ट्रैफिक है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार कहीं ना कहीं यही जनता की डिमांड भी थी और व्यापारियों की डिमांड भी थी कि सरकार अनलॉक करे और कहीं ना कहीं जो
उनका रोजी रोजगार इतने दिनों से बंद पड़ा था, यानी कि लगभग 2 महीने से, वो भी सुचारू रूप से चालू हो सके। मगर दिल्ली सरकार जिसके लिए कोशिश कर रही थी, वो जरूर कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली सरकार के सामने एक मुश्किल बनी हुई है, जो वैक्सीन को लेकर है। वो वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं जो दुविधाएं हैं वो भी जल्दी से दूर हो जाए, ताकि जनता को टीकाकरण भी उपलब्ध हो सके। जी, प्राइवेट दफ्तरों की बात हो रही थी, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्राइवेट दफ्तर जो है 50% की क्षमता के हिसाब से लोग काम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन अब लगता नहीं कि अगर एक बार 50% क्षमता का ऐलान कर दिया है तो लोग घर पर बैठेंगे। अब ऐसी उम्मीद वैसे है नहीं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से बात करें 50% की, तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल बाहर निकल चुकी है, और लगातार 50% नहीं, ये लगभग 80% हो चुका है। यानी कि लगभग जनता अपने घरों से बाहर निकल चुकी है, अपने काम धंधे की तरफ जा चुकी है, मार्केटों की तरफ जान निकलना शुरू हो चुका है। मगर देखना होगा 10 बजे से जो मार्केट का ऐलान किया गया है वो रात 8 बजे तक रहेगा, और लगातार कहीं ना कहीं मार्केटों में किस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग रहती है, क्योंकि मार्केट के जो प्रधान है, जो लगातार, चाहे वो सदर बाजार मार्केट के हो, करोल बाग मार्केट के हो, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखेंगे। मार्केटों को जो एक से कहते हैं ऑड इवन के हिसाब से खोला जाएगा। लगातार सारी दुकानें नहीं खोली जाएंगी, हर दुकान के साथ साथ एक दो दुकानें छोड़कर ही दुकानें खोली जाएंगी। मगर देखना होगा क्या ऑड इवन का पालन किया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं जो कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, या वो देखने को मिलेगा। मगर ये जैसे ही 10 बजेंगे, कहीं ना कहीं मार्केटें खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं देखने को ये भी संभव हो सकता है कि जनता कहीं ना कहीं भीड़ का रूप भी धारण कर सकती है। जी, अब क्या लगता है कि क्योंकि अभी तक जो लॉकडाउन है वो खुला नहीं है, तकरीबन 1 हफ्ते तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। अब धीरे धीरे ये पाबंदियां जो दी गई हैं, अगला हफ्ता जो आएगा, जब लॉकडाउन खत्म होने का वक्त आएगा, क्या लगता है कि उसको बढ़ा दिया जाएगा, या फिर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, या फिर से कुछ पाबंदियां हटाई जाएंगी? 3 कंडीशन है। देखिए, बिल्कुल ताई जी, इस तरीके से बात करें अगले हफ्ते की, तो यानी कि 1 हफ्ते बाद में जो उसका लॉकडाउन दोबारा लगाया जाए, मगर कहीं ना कहीं इस हफ्ते के जो ऑड इवन के हिसाब से जो जनता चलेगी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ही दिल्ली सरकार निर्णय लेगी। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े और घटते हैं, और कहीं ना कहीं लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखते हैं, और मार्केटों के अंदर अगर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाला जो हफ्ता होगा वो कहीं ना कहीं अनलॉक ही रहेगा, यानी कि सीधे सीधे कहीं लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। अगर इस हफ्ते के अंदर आंकड़े बिगड़ते हैं या फिर आंकड़े बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दोबारा से लॉकडाउन जो है वो 1 हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी यही चाहती है कि जनता को राहत मिले, जनता बाहर निकले, तो क्योंकि जनता भी यही चाहती थी कि वो अपने सुचारू रूप से अपने काम धंधा कर सके। मगर कहीं ना कहीं मार्केटों को लेकर जो दिक्कतें थी कि भीड़ ना उमड़ी हो, वो देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कितना दायरा बना के रखती है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखती है, और मार्केटों के अंदर ज्यादा भीड़ ना हो। इसीलिए कहीं ना कहीं कड़े नियम होने चाहिए। मार्केट के प्रधान जो है, मार्केट के लोग जो है, वो भी इस नियम का पालन करें, ताकि ऑड इवन के हिसाब से जनता को भी कहीं ना कहीं खरीदारी करने दी जाए, मगर कहीं ना कहीं जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका भी पालन करता हुआ नजर आना चाहिए। ये वैक्सीन को लेकर दिक्कतें हैं अभी, क्योंकि बार बार जिस तरीके से कहा जा रहा था, वैक्सीन को लेकर अभी तक दिक्कतें हैं। हालांकि ब्रेक लेना होगा, क्योंकि वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें अभी होती चली जा रही है। दिल्ली में भले ही लॉकडाउन कुछ पाबंदियों के साथ है, लेकिन टीकाकरण उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राजीव आपका। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीधे हरियाणा से सामने आ रही है। 14 जून तक लॉकडाउन को हरियाणा में बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। मिनी लॉकडाउन को 14 जून तक हरियाणा में बढ़ा दिया गया है। रेस्टोरेंट और बार को इजाजत मिल गई है अब
खुलने की। रेस्टोरेंट और बार अब खुल सकेंगे। हरियाणा से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से करना होगा। मास्क लगाकर ही घर से बाहर लोगों को निकलना होगा, क्योंकि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये हिदायत लगातार दी जा रही है। हरियाणा में 14 जून तक के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अभी पाबंदियां लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि ढिलाई देने के मूड में किसी भी राज्य की सरकार इस समय नजर नहीं आ रही है। भले ही देश की राजधानी में कुछ पाबंदियां हटा दी हों, लेकिन लॉकडाउन वहां पर भी बरकरार है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से धीमी होती जा रही है, तो राज्य सरकारों को लगता ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी राहत पब्लिक को दे देनी चाहिए। तो मुंबई समेत पूरे प्रदेश में भले ही कोरोना संक्रमण से सुधारने के लिए कगार पर हैं, लेकिन तीसरी लहर से तैयारी करना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है। मुंबई से सटे पालघर में जहां राज्य का पहला शिशु 6 दिन के अंदर मौत के गाल में समा गया है, वहीं बच्चों को लेकर एम्बुलेंस की कमी न हो, इसके लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि संस्था के अध्यक्ष धनंजय सिंह सिसोदिया कोरोना काल में कई लाख लोगों तक मदद पहुंचाए, और अब तीसरी लहर में मुंबई से सटे ठाणे और पालघर जिले में मासूम बच्चों का अस्पताल लाने के लिए ले जाने के लिए मल्टीप्लेक्स एम्बुलेंस राजभवन लेकर पहुंचे, जिससे कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हरी झंडी दिखाकर समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। पूर्व सांसद संजीव नायक, स्थानीय विधायक संजय केलकर और रुद्र प्रतिष्ठान के जितने भी लोग हैं वहां पर, उनके संस्थापक भी मौजूद रहे। उन्होंने अपनी माताजी के हाथों राज्यपाल ने एम्बुलेंस का उद्घाटन कराया, और हर इलाके में अगर लोग इसी तरीके से तत्पर रहे तो किसी भी तरीके से तीसरी लहर से लड़ा जा सकता है। हालांकि हालात जैसे हैं, बिगड़ने से पहले सरकार समेत सुधारने की कोशिश। मुफ्त की सेवा, ये बहुत बड़ा विचार आज आवश्यक। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। इस मुहिम तहत हर रोज ग्राम पंचायतां ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो मुंबई में राज्यपाल ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बहुत ज्यादा है। उसके इंतजाम लगभग पूरे देश भर में चल रहे हैं। क्या कुछ कहना है ये सुनवाते हैं। अभी पैसा नहीं है उनके पास, तो ऐसे इसमें मुफ्त की सेवा, ये बहुत बड़ा विचार आज आवश्यक है समाज के लिए। जो आज वो शुरू कर रहे हैं, उनके विचार को, उनके काम को मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। इस सेवा की भावना उनमें हरदम रही है और उनके माध्यम से बहुत लोगों की, और जात धर्म भाषा प्रांत, ऐसा नहीं कि मैं इसकी सेवा करूंगा, इंसानियत की सेवा करने वाले हमारे धनंजय भाई और उनका पूरा परिवार और उनके साथी ऐसे ही काम करेंगे। आज महामहिम साहब ने उनको शुभकामनाएं दी है। केलकर साहब का सहयोग हरदम उनको मिला है। आने वाले भविष्य में और अच्छा काम रुद्र प्रतिष्ठान और जय फाउंडेशन करेगा, ऐसे मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्व सांसद श्री संजीव नाइक जी, हमारे थाना के विधायक श्री संजय केलकर जी और हम सभी लोगों ने मिलकर जो एक अच्छा काम किया, इस उत्साह को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के हमारे महामहिम श्री राज्यपाल कोश्यारी जी ने आज अपना अमूल्य समय देकर हम सभी लोगों को एक हौसला दिया, एक हिम्मत दी कि आगे इस तरीके से इस काम को लगातार जनसेवा में होते रहें, जिसका लाभ हर जरूरतमंद को मिले। इसी के साथ मैं आप लोगों का भी धन्यवाद कहूँगा कि कोविड के जैसे समय में आप लोग भी हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए। धन्यवाद। मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। मुरारी, तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से हैं और उसी के मद्देनजर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई है। अजी काजल, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई से सटे पालघर विरार इलाके में जहां कल एक 6 दिन का मासूम कोरोना संक्रमण से मौत की गाल में समा गया, उसे देखते हुए जो ये सराहनीय कदम उठाए गए हैं, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि तीसरी लहर का जो है कि विश्लेषकों का कहना है कि सबसे ज्यादा असर ये बच्चों पर पड़ेगा और यही वजह है कि बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए दिक्कत न हो। क्योंकि थाने की बात करें या फिर पालघर की बात करें तो दोनों जिले जो है ये मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे हुए हैं। नायर, ऊपर, वाड़िया, ये जो बच्चों के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ पर सही समय पर उन्हें पहुँचाया जाए और दिक्कत न हो, इन्हीं सब चीजों के लिए रुद्र प्रतिष्ठान ने आज 2 एम्बुलेंस जो है राज्यपाल ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जहे लक्षण महसूस होंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है, अपने पिंड नू बचाउणा है, तुसी अपने महल्लियां नू बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो, हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मुरारी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, किस तरीके से ये एम्बुलेंस काम करेगी, अपनी बात भी पूरी करिए आप।
जी, इनका कहना है साफ तौर पर कि जो बच्चे हैं, जो लाचार हैं, जिन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, ऐसे लोगों के लिए मुफ्त में सेवा के लिए एम्बुलेंस तैयार की गई है। आने वाले समय में और भी 2-4 एम्बुलेंस इस तरह निकाले जाएंगे, ताकि जो घटना, जो दिक्कत पालघर के उस मासूम के साथ हुआ है, चाहे उसे अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई हो या एम्बुलेंस न मिला हो, ऐसी समस्याएं दोबारा न हो, क्योंकि तीसरी लहर जो कही जा रही है वो बच्चों पर घातक है। लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों में अगर कोई शिकायत, कोई सिम्टम्स दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टरों को दिखाना चाहिए और तत्काल उपचार कराना चाहिए। इस संस्था का यही है कि कोरोना काल में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जाए, और इसी उद्देश्य से सराहनीय कार्य किए गए हैं। ठीक है काजल। वैक्सीन को लेकर इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि वैक्सीन की जिस तरीके से इस समय टीकाकरण की शुरुआत हुई है, घर घर वाला भी चल रहा है, अलग से कैंप भी लगाए जा रहे हैं, कैसी सुविधाएं हैं? काजल देखिए, वैक्सीनेशन की बात करें तो जो स्टार्टिंग में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन चल रहे थे वो ज्यादातर बंद है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब नंबर आता है उसके बाद ही टीकाकरण कराने के लिए बूथ पर जाना पड़ रहा है। तो पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं अभी वैक्सीन जो है कि महाराष्ट्र में नहीं है। कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जो प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, कई जम्बो कोविड सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो सरकार को बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। वैक्सीन को लेकर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से लगातार सरकार पर वार किया जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। शिरोमणि अकाली दल द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा, साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया जाएगा। वैक्सीन को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के ये मांग है कि हाईकोर्ट के किसी भी सीनियर जज से इसकी तत्काल जांच करवाई जाए। तो लगातार वैक्सीन को लेकर अकाली दल पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें। वैक्सीन को लेकर शिरोमणि अकाली दल सरकार पर हमलावर, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसी के चलते घेराव भी उनके आवास का किया जाएगा। तो वैक्सीन को लेकर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से लगातार सरकार पर वार किया जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। शिरोमणि अकाली दल द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा, साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया जाएगा। वैक्सीन को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल की ये मांग है कि हाईकोर्ट के किसी सीनियर जज से इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि विपक्ष का लगातार कहना है कि वेस्टेज की जा रही है वैक्सीन की। वैक्सीन का उतना यूज नहीं किया गया है जितना वैक्सीन को वेस्ट किया गया है, जिसके चलते जांच होनी चाहिए। जांच में सब कुछ निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार वैक्सीन का क्या किया गया। अगर इतने लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है तो फिर वैक्सीन जा कहां रही है। इसीलिए विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, अन्य राज्यों की भी बात है जहां पर वैक्सीन की वेस्टेज की गई है। सरकार पर जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे और सवाल पूछना हक बनता है विपक्ष का।
जिसके चलते जवाब भी मांगा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। जगतार सिंह भुल्लर सहयोगी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, वैक्सीन को लेकर जो लड़ाई है, अकाली दल और सरकार की थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि वेस्टेज का आरोप भी बार बार लग रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, ये पंजाब सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि गप्पे के इल्जाम लगे हैं कि लोगों की जो वैक्सीन आई थी लोगों के लिए, वो आपने कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को भेज दी। हालांकि बाद में सरकार ने वापस ले ली, लेकिन पहले ऑर्डर किसने दिया था प्राइवेट हॉस्पिटलों के, और फिर किसके कहने के पे ऑर्डर वो वापस लिया गया। तो निश्चित तौर पे कल आम आदमी पार्टी ने भी सेहत मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनके घर का घेराव किया था, और इसे दोनों पार्टी ने, जो ऑपोजिशन की पार्टी थे, आम आदमी पार्टी की बात करें या श्रोमणी अकाली दल की बात करें, तो उन्होंने इसको वैक्सीन घपला का नाम भी दे दिया। तो आज सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में जो बलबीर सिंह सिद्धू हेल्थ मिनिस्टर, उनके घर का घेराव किया जाएगा, और उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से भी मांग किया है कि इस मसले की पूरी जांच हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से करवाई जाए, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तो जो स्वास्थ्य मंत्री है बलबीर सिंह सिद्धू, उसको मंत्रिमंडल से उनको जो छुट्टी की जाए। तो ये बहुत माना जा रहा है कि जो दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, सरकार को इस मसले पे घेरने में लगी हुई है कि आखिर कैसे आम लोगों के जो इंजेक्शन आए थे, वैक्सीन आए थे, वो कैसे प्राइवेट अस्पतालों को बेचे गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वैक्सीन पर राजनीतिक घमासान लगातार बना हुआ है। अकाली दल का राज्य सरकार पर हमला जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर कहना है विपक्ष का कि क्यों वैक्सीन को बेचा गया प्राइवेट अस्पतालों को। राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's, 3 T's, ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।